तो हेलो दोस्तों और आपका स्वागत है। आज मैं एक माफिया लव स्टोरी लेके आई हूँ जहाँ पे एक बड़ा सा माफिया एक छोटी सी गरीब लड़की से प्यार करने लगता है जिस लड़की ने उसकी जान बचाई होती है। एंड ये लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ बताना। एंड हम ड्रामा चालू करते हैं। इस कहानी में हमारे हीरो का नाम मिस्टर फैंग होता है जो कि एक माफिया होता है। दूसरों के लिए काम किया करता था पैसे के बदले में। एंड इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम नर्स निंग होता है। एंड ये दोनों ही अनाथ होते हैं। इन दोनों का कोई परिवार वगैरह नहीं होता। इनको बस अनाथालय में पाला पोसा गया होता है। तो इधर हम इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर फैंग से मिलते हैं जो कि अभी कुछ गुंडों की पिटाई कर रहा होता है। एंड वो अपने दूसरे साथी को बोलता है जिसका नाम डू होता है कि मैं यहाँ का संभालता हूँ तो वहाँ के डॉक्यूमेंट सब जला देना। वो भी कहता है ठीक है अच्छा फिर। एंड वो अपने लोगों से बोल के जो कीमती डॉक्यूमेंट होते हैं उनको जलाने की बात कर रहा होता है। इधर दूसरी तरफ हमारा हीरो उन गुंडों से निपटने की बात कर रहा होता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, मुझे भी जल्दी घर जाना है, खाना खाना है। एंड इसके बाद वो लग जाता है फाइटिंग में। वो सारे गुंडे पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो फैंग को पकड़ के पीट दे, लेकिन फैंग बहुत अच्छा प्लेयर होता है, मतलब कि उसे सेल्फ डिफेंस आता था। एंड वो उन सभी लोगों को धूल चटा देता है। इधर जो उसका साथी डू होता है उसने सारे डॉक्यूमेंट जला दिए होते हैं एंड वो भी बड़े आराम से निकल जाता है। इधर हम नर्स निंग को देखते हैं जो कि डॉक्टर के जाने के बाद अस्पताल में ताला लगा रही होती, तभी कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है कि मेरा इलाज करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो डर के मारे जो नर्स निंग होती है उसकी बात मान लेती है एंड उसे अस्पताल के अंदर लेके आती है। एंड ये कोई और नहीं बल्कि हमारा माफिया फैंग होता है जिसको बहुत सारी चोटें लगी होती है। हर जगह से बस खून ही खून बह रहा होता है, कमर से खून बह रहा होता है, सर में चोट लगी होती है, हाथ में, पीठ में। वो काफ़ी डरी हुई होती है। वो उसका इलाज तो कर देती है और उसे जाते हुए अपना कोट दे देती है और उसको बोलती है कि ध्यान से कोट पहनो नहीं तो तुम्हारी चोट में मैंने जो अभी दवा पट्टी लगाई है वो उखड़ जाएगी तुम्हारी चोट, क्योंकि मैंने अभी उसे ठीक किया है। वो उसके पास आता है बोलता है कि अगर तुमने किसी और को बताया ना कि मैं यहाँ पे आया था तो अच्छा नहीं होगा। और उसके करीब आ रहा होता है। निंग को लगता है कि शायद वो उसे किस कर लेगा, लेकिन वो पहले वहाँ से जा चुका होता है। वो सोचती है थैंक यू ये चला गया यहाँ से, इसने मेरे साथ कुछ भी गलत किया नहीं, अच्छा हुआ है। अब वो नर्स होती है तो फिर से सफाई करने लगती है कि कहीं डॉक्टर को शक ना होने लगे कि उसने किसी बदमाश की हेल्प करी थी। इधर हम माफिया फैंग को देखते हैं जो कि एक होटल में रुकने की बात करता है 5 दिनों की और बहुत सारे पैसे दे देता है। होटल की मालकिन काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि जल्दी पल्दी जो कस्टमर होते हैं वो सारे पैसे एक साथ नहीं देते थे। उसे चाबी मिल जाता है फैंग को। फैंग ने हॉस्पिटल के सामने वाला ही कमरा बुक किया होता है जिससे वो उस नर्स को देख पाए। इधर वो देखता है कि जो नर्स है इसने सारा सामान कचरे में फेंक दिया है। इधर माफिया फैंग के हाथ में उस नर्स का बैच होता है। इधर हम सीन देखते हैं जो माफिया फैंग होता है वो अपनी बचपन वाली दोस्त को याद कर रहा होता है कि उसके कोई माँ बाप नहीं थे, वो सब अनाथालय में रहा करते थे और एक लड़की को काफ़ी पसंद करता था बचपन वाला फैंग। इधर हम सीन देखते हैं जो बचपन वाला फैंग जिस लड़की को पसंद करता था वो कोई और नहीं बल्कि नर्स निंगी होती है जो कि दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए होते हैं। इधर जब वो हॉस्पिटल फिर से आ रही होती है अगले दिन, तब उसे पड़ोसी समझा रही होती है कि रात के अंधेरे में कम ही निकला करो, आजकल बदमाश गुंडे हर जगह फैल रहे, तुम्हें अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए और वैसे भी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इधर वो अपना हॉस्पिटल खोलती है और दूर से हमारा हीरो मिस्टर फैंग उसे देख रहा होता है। इधर वो जैसे ही अपना कोट पहनती है ना वो तो शॉक हो जाती है कि ये कोट तो उसने उस बदमाश को दे दिया था, ये मेरे पास क्या कर रहा है। और फिर सोचती इसमें पैसे कहाँ से आ गए। तभी उसकी हेड डॉक्टर आ जाती, बोलती तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या तुम्हें तुम्हारे पीरियड्स आ गए क्या। जहाँ पे वो हाँ में सर हिला देती है। वो नहीं चाहती थी निंग की डॉक्टर को पता चले कि कल मैंने किसकी मदद करी है। तो बोलती है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए हॉट वाटर लेके आती हूँ जिससे तुम्हारे पेट में तुम्हें आराम मिलेगी। इसके बाद नर्स निंग अपने काम में लग जाती है एंड एक बंदे को ड्रिप वगैरह चढ़ा रही होती है, ग्लूकोज वगैरह, और उसको बता रही होती है कि आपकी ग्लूकोज चढ़ चुकी है, आप घर जा सकते हैं। इधर जो हेड डॉक्टर होती है बोलती है कि मुझे और भी काम करने हैं, यहाँ पे एक ही पेशेंट बचा है, जब इसका ग्लूकोज ख़त्म हो जाए तब तुम इसे भेज देना थोड़ी देर बाद। वो कहती है ठीक है अच्छा। इसके बाद नर्स निंग बोलती है कि हाँ ग्लूकोज ख़त्म हो गया, अब आप जा सकते हो हॉस्पिटल से। लेकिन जो वो गुंडा होता है वो नर्स निंग का हाथ पकड़ लेता है कि तुम तो बहुत ब्यूटीफुल है यार, तुम जैसी नर्स तो मेरे साथ होनी चाहिए। उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो माफिया फैंग आता है वो उसे एक बदमाश को एक ही बार में उठा के पटक देता है, उसके ऊपर लात रखता है कि अगर तुमने इस लड़की को कभी दोबारा छेड़ा ना तो मैं तुम्हारे हाथ पैर दोनों ही तोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद बदमाश वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो बोलता है कि मेरी चोटों पर फिर से दवा लगा दो। जो नर्स निंग होती है वो फिर से डर जाती है कि ये तो कल ही वाला बदमाश है। वो कुछ नहीं कहती, उसके बाद चोटों पर दवा लगा देती है, पट्टी लगा देती है। जो माफिया फैंग होता है उसे कुछ पैसे दे रहा होता है एंड ये पैसे काफ़ी
ज़्यादा होते हैं, जो कि बड़े बड़े नोट होते हैं। वो उसको बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें उल्टा और पैसे दे रही हूँ, शायद तुम्हें खर्चे के लिए कम पड़ जाए। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, उसके जेब में पैसे डाल देता है। लेकिन नर्सलिंग नहीं मान रही होती कि तुम बदमाश गुंडे लग रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे होंगे। वो बोलते हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तुम मुझे बार बार पैसे क्यों दे रही हो? मैं तुमको तुम्हारे काम के लिए पैसे दे रहा हूँ ना, इसे चुपचाप रख लो, अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो। इसके बाद वो उसका पैर पकड़ लेता है। इधर वो जो नर्सलिंग होती है वो डर जाती है। मिस्टर फैंग का भी इरादा था कि वो नर्सलिंग को थोड़ा सा डरा दे। जब नर्सलिंग डर जाती है ना तो उसे छोड़ देता है। फिर कहता है कि अच्छा आदम, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। वो बोलता है कि रात काफ़ी हो गई है, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देता हूँ चल के। और वो उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। नर्सलिंग समझ नहीं पा रही होती कि ये सब क्या हो रहा। उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि ये जो बदमाश है फैंग, ये अच्छा आदमी है, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर बुरा होता तो अब तक तो मुझे छोड़ता ही नहीं। वो उसको बोलती है कि ये मेरा घर है, उसका पूरा नाम पूछती है तो अपना पूरा नाम फैंग फूशी बताता है। इसके बाद जो नींव होती है वहाँ से वो चली जाती है अपने घर के अंदर। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पर अपनी हेड की डॉटर से मिलता है, जो कि उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम हमारे लिए काम करते, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उस लड़की को बचा लिया तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे? देखो तुम एक विलन हो, मतलब कि इतने बड़े माफिया, तुम अपने पीछे कोई भी राज वगैरह छोड़ नहीं सकते, इससे हम लोगों को ही दिक्कत होगी। उसे वार्निंग देती है कि उस लड़की से अपना पीछा छुड़ा लो और उसको गायब कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा फैंग फूशी। इधर उसका दोस्त आ जाता है डू, जो कि बोलता है कि क्या हो गया? वो बोलता है कुछ भी नहीं। उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था फैंग का कि उस मासूम लड़की को कुछ भी नुकसान वगैरह पहुंचाए। जहाँ पे उसका दोस्त कहता है कि उसे बस थोड़े दिन के लिए वहाँ से हटा दो, ये लोग खुद ही उस लड़की को भूल जाएंगे। इधर हमारी हीरोइन खिड़की से देखती है कि ये जो फैंग फूशी है वो उसके घर के बाहर खड़ा है एंड वो खिड़की की तरफ ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं इस लड़की को बिल्कुल भी नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता, क्योंकि ये अच्छी लड़की है। और इसके बाद एक सीन याद करता है कि जब वो अनाथालय में रहा करता था और वो जिस छोटी बच्ची को पसंद किया करता था, वो बच्ची हमेशा बीमार रहती थी। तभी वो बच्ची को कुछ लोग पकड़ लेते हैं, हॉस्पिटल में आकर उस बच्ची को धमकाते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर फैंग तुम इस बच्ची को बचाना चाहते हो तो तुम हमारे साथ हमारी भर्ती में शामिल हो जाओ, हम टीम बना रहे हैं। अगर तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओगे और बड़े होकर हमारे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारी इस दोस्त का इलाज करवा दूंगा जिससे ये बच जाएगी। जहाँ पे बचपन वाला फैंग फूसी तैयार हो जाता है एंड जो ये लड़की बीमार थी ये कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन निंग थी। हालांकि किस्मत से दोनों एक दूसरे से दोबारा मिल जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते कि ये बचपन वाले अनाथालय में दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इधर हम डू को देखते हैं जो कि अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि हमें आज एक सिटी में जाके उस गुंडे को पकड़ना होगा। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर बी निंग को बेच रही होती है कि तुम उसी सिटी चली जाओ, वहाँ पर तुम्हें अनाथालय वाली डीन मिलेगी, तुम उनसे बात कर लेना, वैसे भी तुम्हें काफ़ी समय हो गया है और बच्चों को ही सेब भी बांट देना। तो वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है, वो जा रही होती है। उसका कोई घर नहीं होता, वो सिर्फ अनाथालय में रही होती है, अनाथालय की औरतों ने उसे पाला होता है तो उसके लिए वही उसके माँ बाप होते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए वो जा रही होती है मिलने के लिए रात ही में। अब उधर रात में कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है, तब भी वो अपने सामने दो खूबसूरत लड़कियों को देखती है। वो तो पहले वाले को पहचान जाती है कि इसका नाम फैंग शू है, दूसरे वाले को वो जानती नहीं थी। तो डू वहाँ से चला जाता है अपने दोस्त को बोल के कि मैं इन गुंडों को संभालता हूँ, तुम इस लड़की को बचा लेना। इसके बाद जो फैंग होता है वो आगे बढ़ता है और उन गुंडों को बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। उन गुंडों के भगाने के बाद वो हमारी हिरन को पकड़ के साइड में ले आता है। वो सबसे पहले उससे अपने हाथ की पट्टियाँ वगैरह बनवाता है, उसको डांटता है कि तुम्हें रात में ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, खतरा काफ़ी होता है लड़कियों के लिए। वो उससे बोलती है कि तुम ऐसा क्या काम करते हो कि तुम्हें हर दिन चोट लगती रहती है, तुम ऐसा काम छोड़ के सब्जियाँ वगैरह क्यों नहीं बेचने लगते। इसके बाद फैंग सोचता है कि वो सब करना नहीं चाहता था, बल्कि वो जिस बचपन वाली लड़की को पसंद करता था उसे बहुत बड़ी बीमारी थी। पैसे कमाने के लिए उसने अपने आप उन बदमाशों के साथ जाने का फैसला किया था। बदमाश बदले में उस बच्ची का इलाज करा देते हैं हॉस्पिटल में। इधर वो यही सब सोच रहा होता है और इसके बाद वो हमारी हिरन को पकड़ के किसी कर लेता है निंग को, और निंग को बोलता है कि अब तुम क्या करोगी, तुम मेरे पास में हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। फिर एकदम से निंग भी उसे किस करने लगती है, जहाँ पे फैंग भड़क जाता है कि तुम मुझे इतना अपने पास करीब क्यों आने दे रही हो। वो बोलते क्योंकि मेरा दिल तुमको पसंद करता है एंड मुझे लगता है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे। और ऐसा बोल के जो निंग होती फिर दोबारा से उसी बदमाश फैंग फूशी को किस कर लेती है, जहाँ पे फैंग फूशी भड़क रहा होता है कि देखो
मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, मेरी वजह से तुमको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस सारी बातों का असर निंग के ऊपर नहीं हो रहा होता, जिससे फैंग गुस्सा आता है, उसको वहाँ से जाने को बोलता है। निंग चल तो रही होती है लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए पीछे फैंग चल रहा होता है, जब तक वो जहाँ जाना चाहती थी वहाँ पहुँच नहीं जाती। इसके बाद फैंग अपने उसी दोस्त डू से मिलने के लिए जाता है। डू बोलता है कि वो लड़की कौन थी जो कि तुम्हारे आजकल काफ़ी करीब दिख रही है। इसके बाद इसी ने ऐसे ही कट जाता है, जहाँ पे वो अनाथालय में पहुँच जाती है और जो बच्चों को पालती थी आंटी, वो उसको बोलती कि तुम बहुत छोटी थी यार, तब मैंने तुमको पाला था, देखो तुम कितनी बड़ी हो गई हो। फिर उसको बोलते कि मुझे एक बच्चे की हमेशा याद आती है, मुझे अच्छे से याद है, उसको भी बीमारी थी, उसने मुझसे कहा था कि वैसे भी मैं मर जाऊँगा तो आप मेरे बदले में पैसे आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, तो आप अनाथालय के बच्चों को, भाई बहनों को मेरे अच्छे कपड़े दिला देना। अनाथालय वाली आंटी को रोने के लिए मना करती है कि आप बिल्कुल भी मत रोइए। वो बच्चा हमेशा से चाहता था कि सभी अनाथालय के बच्चे अच्छे से खुश रहे, वैसे भी उसको बीमारी थी तो उसे वैसे भी एक न दिन तो जाना ही था। इसके बाद वो वापस हॉस्पिटल में आ जाती, काम कर रही होती है, जिनसे आज काफ़ी लेट हो गया होता है। उससे डॉक्टर पूछती है कि नर्स निंग आज तुम जाओगी नहीं क्या? वो कहती है कि मैं थोड़ा लेट जाऊँगी, शायद कोई आ जाए इलाज करवाने के लिए जिसे ज़्यादा ज़रूरत हो। डॉक्टर कहती है ठीक है फिर तुम हॉस्पिटल खोल के रखो, मैं तो जा रही हूँ घर। इधर ऊपर से फैंग फू देख रहा होता है कि हॉस्पिटल में 3 बदमाश आ रहे हैं, तो फैसला करता है कि वो जाके बचाएगा निंग को। वो हॉस्पिटल गेट के बाहर ही खड़ा हो जाता है। वो बदमाश बोलते कि तुम कौन हो, हमारा रास्ता रोक रहे हो। सबसे पहले जब फैंग फू होता है दौड़ के वहाँ से दूर जाता है कि ये लोग हॉस्पिटल के करीब ना जा पाएँ। जब वो देखता है कि हॉस्पिटल दूर है, फिर वो एक एक करके उन गुंडों की पिटाई करता है, उनको अच्छे से धुलता है, सबको अच्छे से मारता पीटता है। वो बदमाश बोलता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम हमें पीट रहे हो। जहाँ पे फैंग फू उसे एक वार्निंग देता है कि अगर आज के बाद तुम उस नर्स को तुमने कभी भी परेशान किया ना, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। पिछली बार की वार्निंग लगता है तो मैं अच्छे से समझ में नहीं आई। वो माफ़ी मांगता है कि मैं कभी भी उस नर्स को परेशान नहीं करूँगा। इधर हमारी हीरोइन चल रही होती है, उसे ऐसा लग रहा होता है निंग को जैसे कोई उसको पीछा कर रहा हो। इधर जब वो मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। उससे पहले ही जो फू होता है, मतलब कि फैंग फू, वो छुप गया होता है। तभी वो एक और अपने दोस्त से मिलती है जिसका नाम ब्रदर शू होता है। वो उससे बोलती है कि आप यहाँ पे कैसे? वो बोलता है कि बस मैं कुछ सब्जियाँ लेके जा रहा था। वो उससे एक बंदे के बारे में पूछते हैं कि क्या आप किसी फैंग फूशी के नाम के बंदे को जानते हो? वो सबसे पहले उसको समझाता है कि फैंग फूशी एक अच्छा आदमी नहीं है, वो 2 बदमाश हैं जो कि 2 गुंडे हैं जो कि एक बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं। वो किसी पे भी दया नहीं करते, वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। और ऐसा बोल के ब्रदर शू वहाँ से निकल जाते हैं। ये बात हमारी हीरोइन भी सोच रही होती है। पता चलता है कि ब्रदर शू को मिस्टर फू फैंग ने पकड़ लिया होता है, फैंग फू ने। इसके बाद वो कहीं खड़ा होता है। अगले दिन हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन बैठी होती है और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। डायरेक्टर ली बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि अब तुम बड़ी डॉक्टर बनो, तो मैं तुम्हारा बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करा रही हूँ जिससे तुम जल्दी सीख सको। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारे हीरो ने उसी बंदे को पकड़ रखा होता है, करलाद वाले बंदे को, और बोलते हैं कि बॉस भी चाहते थे कि उस बंदे को हम लोग पकड़ लें। वो कहता है अच्छा। फिर उस लड़की के उसका दोस्त डू पूछने लगता है कि वो लड़की नर्स निंग कैसी है, जहाँ पे ये सुनने के बाद फैंग फू भड़क जाता है कि तुमसे किसने कहा कि उस लड़की के बारे में तुम मुझसे बात करो, समझ में आ गया, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इधर हमारी हीरोइन बड़े हॉस्पिटल में नर्स बनी होती है, तो उसे लगता है कि जैसे ये आदमी फैंग फू होगा, लेकिन उसे पकड़ कर देखती है तो वो आदमी होता ही नहीं। बोलता कुछ काम है क्या नर्स? वो माफ़ी मांगती है, कहती नहीं मैंने किसी को गलत पहचान लिया। तभी उसकी मुलाकात हो जाती है डू से। जो डू होता है उसे पकड़ के सीधे हॉस्पिटल से साइड में ले आता है और बोलती है तुम तो फैंग फूशी के साथ में रहते हो ना, फैंग फूशी किधर है? वहाँ से भागने का कोशिश करती है। सबसे पहले उसे डराता है, उसे मज़ा आ रहा होता है नर्स निंग को परेशान करने के लिए, और वो कहता है कि मैं और मेरा दोस्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। ये सुनने के बाद वो डर जाती है। फिर भी वो पूछती है कि फैंग फूसी कैसा है, वो ठीक है कि नहीं। यहाँ पर डू से बोलता है कि अगर तुम्हें उतना ही मेरे दोस्त से मिलना है तो ये रहा उसके कमरे का कार्ड, उसके कमरे में तुम मिल सकती हो जाके, उसे हाल ही में काफ़ी चोट भी लगी है। और ऐसा बोल के डू वहाँ से निकल जाता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो जा ही रही होती है, तभी एक नर्स काफ़ी डर रही होती है कि हाल ही में अस्पताल में एक बड़ा बिजनेसमैन आया जिसके पास काफ़ी पैसा है एंड वो बहुत ज़्यादा बुरा है। उसके बोलने से तो मुझे काफ़ी डर लग जाता है, मैं उस कमरे में नहीं जाना चाहती, क्या तुम मेरी जगह उस कमरे में चली जाओगी इलाज करने के लिए? बस छोटा सा ही काम है। वो जैसे उस कमरे में घुसती है तभी वो देखती है कि ये फैंग फूस ही रहा है एंड ये उसका दोस्त दोनों घुटने के बल बैठे हैं, बहुत चिल्ला रहा होता है। तभी उस नर्स से बोलता है खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी से इलाज करो। इधर वो तुरंत ही वहाँ से ग्लूकोज को बदल रही होती है
वहाँ से जा रही होती, फिर रुक जाती है कि क्या मैं इन दो लड़कों का भी इलाज करूँ, इन्हें भी चोट लगी है। तभी वो भड़क जाता है कि तुमसे ऐसा करने के लिए किसने कहा, तुम्हें जितना बताया गया उतना करो। वो बाहर आ रही होती है। दूसरी नर्स पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें भी चिल्ला दिया क्या नर्स ने। वो कुछ नहीं बोलती। वो खोई होती है कि फैंग को कितनी चोट लगी थी। फिर वो कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो उसी रूम कार्ड का यूज़ करती है एंड फैंग फूशी के घर पे पहुंच जाती है, जहाँ पे वो जिस होटल में रुका होता है। वो उसको पूछता है कि तुम्हें ये कार्ड किसने दिया, क्या मेरे दोस्त ने। वो हाँ बोलती है और कहती है उसने मुझे बताया था कि तुम्हें चोट लगी है। फिर वो बोलता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो। वो उसे बताती है कि मेरा दिल रोक नहीं पाया तुमसे मिलने के लिए, और ऐसा बोल के वो सीधा फैंग फूची को किसी कर लेती है, जहाँ पे वो भड़क जाता है कि तुम ये क्या कर रही हो। मैं तुमसे कितनी बार बोल चुका हूँ ना कि तुम मेरे करीब मत आया करो। जहाँ पे उसको बोलती है कि मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जहाँ पे जो फैंग फूसी होता है वो उसे बोलता है कि मुझसे दूर हो, लेकिन वो उसे हक कर लेती है कि मैं चाहती हूँ कि हम तुम साथ रहें, और उसे प्यार से समझाती है कि तुम्हें ऐसे काम छोड़ देने चाहिए जिससे तुम्हें चोट लगती है। जहाँ पे वो पहले 2 मिनट के लिए सोचता है, अभी फिर उसे बताता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी और हम इस काम को छोड़ नहीं सकते, और उसे वहाँ से जाने के लिए कह। वो याद करता है कि उसने इस काम को पाने के लिए, इतना पैसा कमाने के लिए उसने कितने लोगों के साथ मारपीट करी है एंड बड़ी मुसीबत के बाद वो तब जाके इस पोजीशन पे आया। तब लोग उससे इतना डरते हैं, नहीं तो लोग उससे पहले खुद मारा पीटा करते थे। और तब भी वो डू से मिला होता है, जहाँ पे दोनों को साथ में मिशन दिया गया होता है। तब से वो दोनों साथ में ही मिशन कर रहे होते हैं और एक बड़े बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे होते हैं। बड़ा बिजनेसमैन उन्हें पैसा देता था, बदले में वो काम करते थे। लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो किसी के गुलाम बन के काम कर रहे थे। डू का कहना था कि वे भले मैं इतना पैसा कमाता हूँ, लेकिन मुझे वो खुशी नहीं मिल रही। इधर इन्हीं चीज़ों के बारे में फैंग फू से ही सोच रहा होता। कहता कि तुम जिस ज़िंदगी में रहती हो निंग, वो एक उजेला है, और जो हम रहते हैं वो एक अंधेरा है। हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं खाता। तुम जहाँ रहते हो वहाँ पे हमेशा सूरज उगता है, और जहाँ पे हम रहते हैं छुप के रहते हैं, जिससे हमें नुकसान ना हो। हम लोग अंधेरे में रहते हैं। वो बोलता है कि अगर तुम सच में मेरे साथ करीब आना चाहते हो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे वो थप्पड़ मार देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम मुझे गलत तरीके से सोच रहे हो। उसके बाद उसे थप्पड़ मार के वहाँ जाने से पहले उसे बोल के जाती है कि हम तुम कभी नहीं मिलेंगे। अगर हम तुम मिल भी जाते हैं फिर तुम मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकते। फैंग फूची कहता है कि हम तुम फिर से मिलेंगे ही नहीं, इस बात का याद रखना निंग। इधर वो तुरंत ही निंग के जाने के बाद अपने दोस्त डू से मिलने के लिए जाता है। उसको पकड़ के पीट रहा होता है कि तुमसे किसने कहा था कि तुम निंग को मेरे कमरे का कार्ड दो। उसका दोस्त समझाता है कि मुझे लगा कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो, और हाल ही में तुम काफ़ी खुश भी लग रहे थे, तो मुझे लगा कि उसे तुम्हारी काफ़ी चिंता होगी और तुम उसे देखने के बाद खुश हो जाओगे। फैंग फूसी कहता है कि अगर वो मेरे साथ रहेगी तो उसे और भी प्रॉब्लम होगी, तो मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। इधर निंग उसी के बारे में जाते जाते सोच रही होती है कि बेहतर होगा कि तुम मुझे दोबारा कभी मत मिलना। इधर वो काम पे लगी होती है। उसे पता चलता है कि जो वही बिजनेसमैन था ना, वो जिस पेशेंट का इलाज करा रहा था, वो उस पेशेंट को यहाँ से लेके निकल गया है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे डू एंड उसका दोस्त फैंग फूसी एक बंदे को पीट रहे होते हैं, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उसके मालिक ने कहा होता है। इधर हम फैंग फूसी के मालिक से मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसने एक बंदे को पीट रखा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुमने मेरी भतीजी को छेड़ा। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्रदर शू होता है। इसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो उस बंदे को पीट रहा होता है, क्योंकि उसके बॉस ने उसे ऑर्डर दिया होता है कि इस बंदे को सबक सिखाओ। अब वो जा रही होती है, तभी वो मिलती है ब्रदर शू के फ्रेंड से। पूछते हैं कि ब्रदर शू कहाँ है, जहाँ पे बताते हैं कि ब्रदर शू हमें नहीं मिले। वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी 1 हफ्ते पहले मैंने ब्रदर शू को इसी पिछली वाली गली में देखा था। जहाँ पे एक दोस्त कहता है कि हाँ वो उस दिन के बाद से गायब है। वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम उनसे मिल चुके हैं और हमें वो दोबारा मिलेंगे तो उन्हें बता देंगे कि तुम मिलना चाहती थी उनसे। फिर वो अपने एक साथी को बोलते हैं कि जाके छोड़ के आओ निंग को उसके घर तक। इधर दूर से ये सब फैंग फूची भी देख रहा होता है। तभी हमारी एजेंट बोलती है कि आज क्रिसमस है, और उसको एक सेब दे देती है, साथ में कुछ लिफाफा दे देती है कि क्रिसमस का गिफ्ट है, मैं आपको दे रही हूँ, मेरे पास था ये। ऐसा बोलने के बाद नर्स निंग अपने घर चली जाती है। तब भी वो लड़का जा रहा होता है, तभी उसके पास फैंग फूशी आता है और इसके बाद उसके हाथ से एप्पल छीन लेता है। वो आदमी बड़ा हैरान होता है कि ये कौन था। इधर हमारी हीरोइन का दरवाज़ा खटखटाता है कोई। वो तो खुश हो जाती है देखने के बाद कि ये कोई और नहीं बल्कि फैंग फूशी है। वो सीधा उससे बोलता है कि तुम अपना घर बदल लो। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है। सबसे पहले उसे अंदर आने को बोलती हो, कहती तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो ना, अब तुम अपने फैसले पे क्या करोगे। तुमने मुझसे पिछली बार कहा था कि अगर तुम मुझसे दोबारा
मिलोगे तो हम तुम हमेशा साथ रहेंगे। क्या तुम्हारा दिल नहीं माना मुझसे मिलने के लिए? वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए, इस वजह से मैं आया हूँ। लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, उसे सीधा बाइट कर लेती है। वो उसको बोलती है, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। जहाँ पे फैंग फूसी गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद वसंद नहीं करता, तुमने मेरा हाल ही में मदद किया था, इस वजह से ये इलाका अच्छा नहीं है। दिन दिन यहाँ पे गुंडे बदमाश बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ कि तुम्हें जगह छोड़ के कहीं और रहने चलो। फिर उसको बोलती है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे कहीं भी नहीं रहना, मैं यहीं पे रहूँगी। फैंग फूशी बोलता है कि मेरा बताना काम था, अगर तुम्हें नहीं माना तो मत मानो, और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे निंग बोलती है कि फिर तुम मुझे कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। वो बोलता है ठीक है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो ब्रदर शू को ढूंढने के लिए दोस्त बात करने होते कि कौन जो कि ब्रदर शू को गायब कर सकता है। इधर हमारी हीरोइन निंग जा रही होती है एंड आज उसे काफ़ी अजीब लग रहा होता है, उसे चिंता फैंग फूशी की हो रही होती है। इधर हम डू को देखते हैं जो कि फैंग फूशी को ही फ़ोन कर रहा होता है, जो कि फ़ोन नहीं उठा रहा होता। इधर हमारी हीरोइन देखती है रास्ते में कि कोई औरत बूढ़ी गिरी पड़ी, उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा, तो नर्स निंग उसकी मदद करती है। और वो बूढ़ी औरत फ़ोन मांग रही होती है कि मुझे अपने ग्रैंडसन को फ़ोन करना है, और ग्रैंडसन उनका आ भी जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि कल वाला बंदा होता है। वो दादी बताती है कि इस बच्चे ने मेरी मदद करी थी उठने में। वो उससे थैंक यू बोलता है। वो बोलती कोई बात नहीं, आप तो ब्रदर शू के फ्रेंड्स हैं। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पर डू को भी पता चल जाता है कि जो उसका दोस्त फैंग फूशी है वो होटल में नहीं है। ये देखने के बाद वो परेशान हो जाता है। तुरंत ही वो अपने एजेंट्स को बोलता है कि पता करो फैंग फूशी किधर है। तभी उनके एक से साथी को एक फ़ोन मिलता है जो कि फैंग फूशी का ही फ़ोन होता है, जिससे उसे और भी चिंता होने लगती है डू को। उसके गार्ड्स बोलते हैं क्या हम बात बॉस को पता है? वो तुरंत ही साफ मना कर देता है। इसके बाद वो मिलने के लिए निंग से जाता है। निंग को पूछता है कि क्या तुम कल मिली थी क्या फैंग फूसी से? वो बोलती है कि हाँ मैं उससे सुबह मिली थी, इसके बाद वो चला गया था। वो बोलता है ठीक है अच्छा। फिर ऐसा बोलने के बाद डू वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब निंग को चिंता हो जाती है कि कहीं पक्का फैंग फूसी किसी खतरे में है, तो वो डू की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। लेकिन डू वहाँ से पहले ही जा चुका होता है। वो पीछा करती है गाड़ी का, लेकिन गाड़ी काफ़ी तेज़ होती है तो उस गाड़ी को पकड़ नहीं पाती। अब उसके समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो फैंग फूशी को कहाँ ढूंढे। वो काफ़ी दुखी होती है। वो उसी जगह पर होती है जहाँ पर अक्सर फैंग फूशी के साथ रहा करती थी। उसके साथ वो सारे पलों को याद कर रही होती है कि वो हर बार उसकी मदद कैसे करता था। वो दुखी होती है कि वो उसे कैसे ढूंढे, और वो ऐसी दुखी मन से चल रही होती है कि वो जहाँ भी हो हमेशा खुश रहे और ठीक रहे, लेकिन उसे सेफली ज़िंदा रहना चाहिए। तभी वो एक कपल को देखती है जो कि दोनों साथ में होते हैं और अच्छे से बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं। निंग चल रही होती है तो उसके दिमाग में सिर्फ फैंग फूशी की ही यादें आ रही होती। तभी आसमान से बर्फ़बारी होने लगती है। वो सोचते अगर मेरे साथ इस टाइम पे फैंग फूशी होता तो कितना अच्छा रहता। फिर वो एक बेंच पे बैठ जाती है। तभी यहाँ पे रात के अंधेरे में गुंडे निकलते हैं जो उनका काम ही था लोगों को लूटना, लोगों को परेशान करना। तभी उस लड़की को भी छेड़ने लगते हैं कि तुम अंधेरी रात में लड़की क्या कर रही हो यहाँ पे। और जैसे उस लड़की का चेहरा देखते हैं ना, तुरंत ही उस लड़की से माफ़ी मांगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं कि चलो नहीं तो इनका बॉयफ्रेंड फैंग फूशी पीटेगा। वो समझ जाती है कि इन गुंडों को डराने वाला फैंग फूशी होगा। इधर हम सीन देखते हैं फैंग फूशी को पकड़ रखा होता है ब्रदर शो के लोगों ने। वो पूछ रहे होते हैं कि तुमने हमारे दोस्त को कहाँ पे रखा है बताओ, नहीं तो हम तुम्हें आज छोड़ने नहीं वाले। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे डू के लोग अभी भी ढूंढने में लगे होते हैं फैंग फूशी को। तभी फैंग फूशी का लोकेशन पता चल जाता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे फैंग फूशी को काफ़ी चोट लगी होती है। वो बिल्कुल ही होश की हालत में नहीं होता, वो बिल्कुल बेहोश होता है। तभी वहाँ पे डू अपने लोगों के साथ में आता है एंड फाइटिंग चालू हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे से फाइटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। डू काफ़ी गुस्से में होता है अपनी दोस्त की इस हालत को देख के एंड उस बदमाश को अच्छे से पीटता भी है, एक लात मारता है जिससे वो बदमाश सीधा दीवार में जाके गिरता है। इधर फैंग फूशी देखता है कि उसका दोस्त उसे बचाने के लिए आ गया है, मतलब डू को। तभी यहाँ पे ब्रदर शू का साथी उठता है एंड मारने जा रहा होता है डू को, लेकिन बीच में फैंग फूशी आ जाता है एंड उसके पीठ में एक लकड़ी लग जाती है एंड लकड़ी लगने से वो तुरंत ही और भी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे उसने सारी बात ब्रदर शो के साथी को बताई होती है कि उसका एक दोस्त हाल ही में गायब हो गया, उसका नाम फैंग फूशी है। तो बोलता कि अगर हमारे लोगों ने गायब किया होगा तो वो इसी इलाके में हो सकता है एंड उसे वो उस इलाके में लाया होता है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ रस्सी होती है और किसी के कपड़े फटे हुए पड़े होते हैं, जहाँ पर वो परेशान हो जाती है क्योंकि ये कपड़े फैंग फूशी के ही होते हैं और वो बेहोश हो जाती है रो रो के। इधर वो हॉस्पिटल में होती है जिसे एडमिट कराया गया होता है। वो तुरंत ही उठती है और फैंग फूशी के बारे में सोच रही होती है। तभी गेट के बाहर मिलने के लिए डू आया होता है, उसको बताता है कि
फैंग फूसी ठीक है निंग, और मैंने उसको तुम्हारे घर पे भेज दिया है और तुम उसका ख्याल रखना। और उसे बताता है कि चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। उसे दिखाता है कि उसे हाल ही में काफ़ी चोट लगी है, अभी उसे होश नहीं आने वाला। मैं सिर्फ तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, तुम पर भरोसा कर सकता हूँ कि तुम मेरे दोस्त का ख्याल अच्छे से रखोगी, मुझे और भी काम निपटाने। और ऐसा बोल के वो निकल जाता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे पूरा 2 दिन हो जाता है, फैंग फूसी को बिल्कुल भी होश नहीं आया होता है। तभी एक डॉक्टर आती है इलाज करने के लिए, और वो पूछती है कि तुम्हारे घर पे वो पेशेंट क्या कर रहा है, वो तुम्हारा क्या लगता है। जहाँ पे निंग बता देती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड लगता है। यहाँ पर डॉक्टर खुश हो जाती है कि तुम अकेली थी, चलो तुम्हारे साथ एक फैमिली तुम्हारी बनने वाली है, अच्छी बात है। फिर उसका इलाज करती बोलती है कि अभी से होश आने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि चोटें काफ़ी गहरी हैं, इसके नाखून भी टूट चुके थे। एंड देखती है कि उसके जो नाखून है वो हाल ही में ठीक हो रहे हैं, तो वो खुश हो जाती है निंग। उसके बाद वो घर का सारा काम कर रही होती है, उसकी पट्टियाँ वगैरह करती थी, अच्छे से हाथ पैर साफ किया करती थी। एंड वो निंग फैंग फूसी को दोबारा किस करती है कि तुम जल्दी से उठ जाओ, फिर हम तुम एक अच्छी सी लाइफ जिएंगे, और अब की बार मैं तुम्हें कहीं भी जाने देने वाली नहीं हूँ फैंग फूसी। इधर ये सीन कट हो जाता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे बिजनेसमैन बॉस का, जो कि डू से पूछता है कि तुम्हारा दूसरा साथ है अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या। वो कहता है हाँ बॉस, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ, जैसे ठीक हो जाएगा हम आपको बता देंगे। लेकिन डू के दिमाग में अलग ही कुछ चल रहा होता है। इधर पूरे 2 दिन बाद, मतलब कि एक हफ्ते बाद टोटल, फैंग फूशी को होश आ जाता है। एंड वो देखता है कि वो किसी और के नहीं बल्कि निंग के घर पे है, नर्स निंग के घर पे। इधर नर्स निंग को आवाज़ आती है कि कोई चल के आ रहा है। वो देखती है कि कोई और नहीं बल्कि फैंग फूशी है। वो कपड़े धुल रही होती है, उसके हाथ से कपड़ों का बर्तन गिर जाता है। वो उसके पास आती है, उसे टच करके देखती है कि हाँ उसकी चोट ठीक हो चुकी है। उसे बोलती है तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा ना, तुम चल तो पा रहे हो ना। उससे बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं, उसको समझाती है कि प्लीज़ तुम ऐसा काम छोड़ दो, और उसे किस कर लेती है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ, हम तुम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, तुम इस बारे में क्यों नहीं सोचते, ये चीज़ें छोड़ दो, इससे तुम्हें सिर्फ नुकसान पहुँचेगा और तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। हम तुम साथ में रहेंगे, भले हम गरीब रहेंगे लेकिन खुश रहेंगे। जहाँ पे इस चीज़ के लिए फैंग फूशी भी तैयार हो जाता है एंड वो निंग के साथ एक नाइट स्पेंड करता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है एंड अपने दोस्त को बता रहा होता है, जहाँ पे डू बोलता है कि तुम तो अच्छे से बिजी हो जाओगे निंग के साथ में, लेकिन मैं ये गुलाम वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बॉस का बिजनेस हड़प लूँ। वो ऐसा अपने दोस्त से बात कर रहा होता है एंड वो ऐसा ही करता है। वो बोलता है कि क्या तुमने हमारे बॉस के ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी। वो कहता हाँ। इसके बाद वो खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने बॉस की संपत्ति हड़पना चाहता था। डू वो नहीं चाहता था कि वो हमेशा गुलाम बन के रहे। डू चाहता था कि वो भी बॉस बने, उसने काफ़ी मेहनत करी है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन फैंग फूशी के साथ, मतलब कि मिस निंग सनसेट देख रही होती है, बोल रही होती है कि हम तुम ऐसे साथ रहेंगे, देखो ये नज़ारा कितना अच्छा है, सुबह सनसेट हो रहा है। तभी वो दोनों करीब ही आ रहे होते हैं, तभी उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए डू आ जाता है। वो बोलता है फैंग फूशी तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया। डू कहता है कि मैंने फ़ोन किया था लेकिन तुम लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे। इसके बाद वो बोलता है कि मैं अपनी होने वाली भाभी के लिए फ्लावर लेके आया हूँ, जिसे देखने के बाद निंग काफ़ी खुश हो जाती है। वो थैंक यू बोलती है डू को। इसके बाद डू बोलता है कि मुझे आज तुम लोगों के हाथ का खाना खाना है, मैं तुम लोगों के साथ ही रुकूंगा। इसके बाद हमारी हीरोइन नर्स निंग बड़े बड़े बर्तनों में ज़्यादा खाना बना के लाती है डू के लिए एंड फैंग फूशी के लिए, एंड दोनों को खाना सर्व कर रही होती है। डू कहता है देख रहे हो ना मेरे भाई, तुम्हारी होने वाली पत्नी तुमसे कितना प्यार करती है, उसने कितना अच्छा और टेस्टी खाना बनाया। तीनों साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। डू बर्तन धुलने की बात करता है, जहाँ पे निंग कहती नहीं तुम हमारे गेस्ट हो यार, तुम भला बर्तन क्यों धुलोगे, मैं खुद से बर्तन धुल लूँगी। और वो चली जाती है बर्तन धुलने के लिए। उसका दोस्त डू कहता है फैंग फूशी अब तुम क्या करोगे। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे निंग की आंखें खुलती तो देखती है बेड पे फैंग फूशी है ही नहीं। वो चिंता करने लगती है, हड़बड़ाहट में वो बाहर आती देखती है कि फैंग फूशी तो पाइप को सही कह रहा है। वो उसको पीछे से आके हक कर लेती है। वो उसको बोलता है तुम्हें क्या हो गया सुबह सुबह। वो बोलती कुछ भी नहीं, मैंने देखा कि तुम बेड पे नहीं थे, मुझे लगा तुम कहाँ चले गए। वो उसको बोलता है कि भला मैं तुम्हें छोड़ के अब कहाँ जा सकता हूँ, अब से हम तुम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद वो बोलता है कि आज मैं थोड़ा लेट घर आएगा तो तुम मेरा इंतज़ार मत करना। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं फैंग फूशी अपने दोस्तों के साथ किसी जगह पर जाता है जहाँ पर हर जगह सिर्फ कचरा पड़ा होता है। दोनों खुदाई करने की बात कर रहे होते हैं कि हमें सामान जल्दी निकाल लेना चाहिए। इधर रात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। निंग सोच रही होती है कि अभी तक फैंग फूशी क्यों नहीं आया। इधर वो दोनों गड्ढा खोल लेते हैं, गड्ढे से एक बक्सा निकालते हैं जहाँ पे पता चलता है कि उन दोनों ने अपनी कमाई का सारा पैसा जेवर में बदल दिया होता है।
मतलब कि सोने चांदी खरीद रखे होते हैं, वो नोट नहीं रखते थे, पैसा नहीं रखते थे। पैसे के बदले में वो गहने वगैरह खरीद के उन्हें छुपा के रख लेते थे। अब वो अपना हिस्सा मांग रहा होता है डू से, लेकिन वो साफ मना कर देता है। जहाँ पे फैंग फूसी कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी भाभी निंग को बताऊंगा कि तुम हिस्सा नहीं दे रहे मेरा। जहाँ पे बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं अपनी भाभी की नज़रों के सामने गिरना नहीं चाहता। इसके बाद वो बक्सा उठा के घर की ओर तरफ आ जाते हैं। इधर वो खुश हो जाती है कि चलो फैंग फूसी आ गया। वो बोलती है मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी। इधर डू बोलता है कि मैं तो आज काफ़ी थक गया है, आज काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर वो जा रहा होता है एंड वो बोलता है कि तुम लोग यार मुझे जाने भी नहीं दे रहे कि अपना काम शुरू कर देते हो। एंड डू के सर पे दरवाज़ा लग जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है। फिर डू वहाँ से चला जाता है। फैंग फूशी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ निंग, और उसे बक्सा खोलने के लिए कहता है। निंग बोलती पक्का खोल दो ना, वो उसको हाँ बोलता है। अब वो जैसे ही बक्सा खोलती है ना तो उसके तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर सारे महंगे महंगे गहने होते हैं। वो उससे बोलती है तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। यहाँ पे फैंग फूशी बताता है कि हमें जितने भी पैसे मिलते थे काम के बदले में, मैं उन पैसों के बदले में जेवर खरीद लेता था, मतलब कि गहने वगैरह खरीदता था। मैं अपने पास पैसा नहीं रखता था। और वो निंग को बोलता है कि तुम जिस तरीके से चाहो इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो, चाहो तो तुम इन जेवर को बेच के बदले में पैसे ले लो। वो कहती मुझे पैसे नहीं बल्कि तुम्हारा दिल चाहिए फैंग फूशी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। जहाँ पे फैंग फूशी निंग की बातों से हंस रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है एंड दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी करीब होते हैं। फिर वो उसे उठा के लेके चलता है कि वो रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हमें तुमको भी आराम करना चाहिए। इसके बाद ये सीन ऐसे ही कट हो जाता है। अगले दिन हम सीन देखते हैं जहाँ पे फैंग फूशी अपने कपड़े वगैरह पहनता है। वो कहीं जल्दबाजी में जा रहा होता है। वो देखता है निंग अभी भी सो रही है तो निंग के हेड पे किसका आता है, वहाँ से जा रहा होता है। तभी निंग की आँख खुल जाती है। वो पूछती तुम कहाँ जा रहे हो। वो उसको बोलता है मैं कहीं नहीं, बस डू से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी तुम्हारी एक नई पहचान बन जाए जिससे हम तुम हमेशा साथ रहें। फैंग फूशी के जाने के बाद निंग प्रेयर करती है कि फैंग फूशी अच्छे से सेफली जाए और सेफली आ जाए। इधर फैंग फूशी ने अपने डू को एक नई आइडेंटिटी कार्ड बनवाने को कहा होता है। डू ने वैसा ही किया होता है, उसे नई आइडेंटिटी कार्ड बनवा के दे देता है जिससे फैंग फूशी अच्छे से रह सके अपनी बीवी निंग के साथ में। तभी हमारे हीरो के हाथ में कागज आते हैं जहाँ पे उसे पता चलता है कि जिस लड़की का इलाज हुआ था वो बदमाश अभी भी ज़िंदा है। ये देखने का तो काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि वो इन बदमाशों की वजह से अपनी प्यारी सहेली मतलब कि बचपन वाली दोस्त से दूर हो गया था। वो काफ़ी गुस्से में होता है। अब वो सोचता है कि वो इन लोगों को बर्बाद करेगा। इसके बाद वो कुछ काम करने के लिए अपने दोस्त को कहता है तो उसका दोस्त इस काम के लिए मान जाता है। तो डू जाता है और उस आदमी को एक चिप देता है कि तुम्हें ये चिप कहीं तक पहुंचानी है, ये तुम काम कर लोगे ना। यहाँ पे वो आदमी डू को देखने के बाद तो काफ़ी डर जाता है क्योंकि डू ने हाल ही में बहुत सारे क्लब हड़प लिए होते हैं जिससे वो काफ़ी अमीर बन जाता है। उसके पास काफ़ी करोड़ों में पैसा होता है। जहाँ पे जो आदमी होता है उस काम के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो दूसरे आदमी से मिलने के लिए जाता है ताकि वो उस बचपन वाले किडनैपर को पूरी तरीके से बर्बाद कर सके। वो बोलता है कि तुम फैंग फूची यहाँ पे क्या करो, तुम तो हमारे दुश्मन हो ना। लेकिन हमारा हीरो एक फाइल पकड़ाता है कि तुम्हारा ये दुश्मन है ना, तुम इसको बर्बाद कर सकते हो। और ऐसा बोल के वहाँ से वो चला जाता है एंड हमारे हीरो को एक नई बात पता चलती है कि वो जिस लड़की के साथ अनाथालय में रहा करता था बचपन वाली दोस्त उसकी कोई और नहीं बल्कि निंग है। ये देखने के बाद जब उसे पता चला होता है तो वो काफ़ी खुश होता है। इधर निंग हॉस्पिटल से आई होती है तभी उसके लिए फैंग फू ने फ्लावर्स मंगा रखे होते जो कि उसे देता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे बॉस को पता चलता है कि उसके हाल ही में बहुत सारे क्लब छीन लिए गए हैं। ये सब उसके लोगों ने किया है, डू ने और फैंग फूची ने। इधर फैंग फूची और डू ने उनके साथ काम करने को मना कर दिया है। इधर हमारी हीरोइन बोलती तुम इतने दुखी क्यों हो। वो बोलता है कुछ भी नहीं बल्कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। नहीं वो खुश हो जाती है कि आपसे हम तुम हमेशा साथ रहेंगे। वो भी बोलता है कि हाँ हम तुम साथ में रहेंगे और उसे बता देता है कि मैं तुम्हारा बचपन वाला वही दोस्त हूँ, जिसे देखने के बाद निंग और ही खुश हो जाती है। ड्रामा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।